का उपयोग होता था। इसमें होता था लाल रंग का उपयोग। जैसे कि इसमें दिया गया मिट्टी के चाक का प्रयोग किया जाता था। तो नॉर्मल सी बात है, कलर वगैरह मिट्टी के चाक के बर्तनों पर ही दी जाती है। और इसमें मिले हैं डिजाइन के आधार पर भी बर्तन, जैसे कि एक बिना डिजाइन के होते थे और दूसरे चित्रित मृत भांड होते थे, बर्तन जो होते थे। और पकाने पे जब ये होता था, ये भूरे लाल रंग का हो जाता था। जैसे कि पकाने भूरे लाल रंग का। राइटिंग आप लोग प्लीज समझ लीजिएगा। IIT खड़गपुर के एक अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगभग कितने वर्षों की ना के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का कारण रहा। तो इसका आंसर हो जाएगा 900 वर्ष। ये IIT खड़गपुर, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग चैप्टर वैदिक काल। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि कौन एक ऋग वैदिक युग से संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा गार्गी। इसका हो जाएगा एक्सप्लेन। घोषा, अपाला और विश्ववारा ये तीनों ऋग्वेद सूक्त मंत्रों की दृष्टा स्त्रियाँ, अतः इन्हें ऋग वैदिक युग से संबंधित माना जाता है। और जो गार्गी जो हैं ये उत्तर वैदिक के हैं। यहाँ पे कंपेयर देखिए मिल रहा है कि ये जो तीनों लोग हैं, ये तीनों लोग ऋग वैदिक, ये जो गार्गी जो हैं ये उत्तर वैदिक की हैं। ये यहाँ पे दो कंपेरिजन मिल गया, यहीं से क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि ये घोषापाला और विश्ववारा ये ऋग वैदिक और गार्गी जो ये उत्तर वैदिक काल से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। तो इसका आंसर हो जाएगा राजगृह। और मगध का जो ये पहला राजवंश था, इसके शासक थे बृहद्रथ वंश। बृहद्रथ, इनका उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है हमें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। तो इसका हो जाएगा 9वां। देखिए ऋग्वेद में टोटली 10 मंडल हैं, 10। इसमें से सभी 114 सूक्त जो है ये सोम से रिलेटेड है। ये चीज़ आप पॉइंट नोट करिएगा। ये सोम क्या था, एक मुख्य पेय था। ये मूजवंत चोटी से प्राप्त किया जाता था और इसमें चारों वर्णों की प्राप्ति का उल्लेख भी प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल किसको समर्पित है। इसका हो जाएगा सोम और इसके नामकरण देवता, जैसे कि हमने अभी ऊपर ही बताया था। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। तो इसका हो जाएगा ऋग्वेद। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी। इसका आंसर हो जाएगा धर्मशास्त्र के समय। देखिए ये धर्मशास्त्रों के समय सूत्र काल में 4 वर्ण, ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो होते मिले थे, इनके अनेक जातियाँ भी निकली थी, जैसे कि अनष्टोग्र, निषाद, मागध, वैदेह, ग्रथकार आदि आविर्भाव। इन्हीं इसी के टाइम धर्मशास्त्रों के टाइम पे ही सब निकले थे ये सब।
तो जो पाणिनि जो है इन्होंने 2 प्रकार के शूद्र का उल्लेख किया है, निर्वासित, अनिर्वासित। इसमें से जो ये निर्वासित थे ये अस्पृश्य माने जाते थे। 7th क्वेश्चन है कि लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में। तो इसका आंसर हो जाएगा वो प्रयोग में से कोई नहीं। तो आइए हम इसका एक्सप्लेन देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग के प्रारंभ के विषय में विद्वानों में मतभेद है। हालांकि कुछ विद्वान मानते हैं कि सर्वप्रथम हित्ती नामक जाति ने ही लोहे का प्रयोग किया था। यहाँ पे पॉइंट है हित्ती। और इसके पश्चात ही अन्य देशों में इसका प्रचलन शुरू हुआ था। जैसे कि पहले थाईलैंड में हुआ बांचियांग, और उसके बाद इसकी तिथि थी 1600 से 1200। ये आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा यहाँ पे 1600 से 1200 ईस्वी पूर्व। यहाँ दोआब क्षेत्र से लोहा, कृष्ण लोहित मृद भांड और संभावित तिथि जो है इसकी 1400 ईस्वी पूर्व। और धातु के स्पष्ट प्रमाण यहाँ पे प्राप्त होते हैं। लोहे का उल्लेख यहाँ श्याम अयस के रूप में किया गया है। और यहाँ पे लोहे के बने हुए फाल का भी उल्लेख मिलता है। और अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश के उत्खनन से गेहूँ, जौ तथा चावल प्राचीनतम कृषि लौह उपकरणों की प्राप्ति भी यहीं से हुई है। इसका समयकाल 1000 ईस्वी पूर्व मानी जाती है। ये सारी पॉइंट्स जो हैं ये नोट की जा सकती हैं, अलग से हाईलाइट करके लिखी जा सकती हैं, तो आप लोग लिख सकते हैं आराम से। नेक्स्ट है बोगच कोई का महत्व। बोगच कोई आखिर ये है क्या? ये है वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। बोगच कोई ये क्या है? बोगच कोई है ये 14वीं शताब्दी के कुछ अभिलेख। ये बोगच कोई एशिया माइनर है और यहीं से 14वीं शताब्दी के कुछ अभिलेख मिले हुए हैं। जैसे कि इसमें कुछ राजाओं का उल्लेख है, आर्यों, और यहाँ पे संधियों के साक्ष्य भी मिले हुए, जैसे कि रक्षा वगैरह के लिए इंद्र, मित्र, वरुण, नाशत देवता और आदि नहीं सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा परुश्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल के दौरान प्राचीन भारतीय ग्रंथ दार्शनिक भजन और ब्रह्मांड विज्ञान नैतिकता पर चर्चाएं शामिल हैं। इसमें किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में पूछ रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपनिषद। नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा बौद्ध धर्म। तो आइए हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो नॉर्मल से तो सब जानते हैं आसानी से। इसका आंसर हो जाएगा लुम्बिनी। लुम्बिनी, ये जो लुम्बिनी है ये हमारा है कपिलवस्तु के समीप। ये जो है ये बिहार। सेकंड है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? इसका आंसर हो जाएगा सारनाथ। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ। अगेन वही क्वेश्चन रिपीटेड हुए हैं। बोध गया में किससे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध। अब इसमें देखिए तो महात्मा बुद्ध से रिलेटेड ये सारी चीज़ें। अब लोग देखिए इनका जन्म हुआ था
लुम्बिनी में। ज्ञान प्राप्ति हुई थी बोध गया में। प्रथम प्रवचन दिए थे सारनाथ में। निधन हुआ था कुशीनगर में। नेक्स्ट है कि कौन सी बौद्ध संगीति बिहार में आयोजित नहीं की गई थी। ये पॉइंट आप लोग नोट करिएगा, नहीं की गई थी। इसका हो जाएगा चतुर्थ। ये जो तृतीय बौद्ध संगीति है ये अशोक के टाइम पे हुई थी पाटलिपुत्र में। और चतुर्थ जो है ये कश्मीर के कुंडलवन, ये कनिष्क जो थे उनके टाइम पे हुई थी। यही एक ऐसा है जो कि बिहार में आयोजित नहीं किया गया था, चतुर्थ वाला, चतुर्थ बौद्ध संगीति। अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस नगर में हुआ। इसका आंसर हो जाएगा ए, राजगृह। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी। नेक्स्ट अगेन वही क्वेश्चन, राजगृह या राजगीर। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। कश्मीर। आप लोग देख सकते हैं कैसे ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं। यही सारे क्वेश्चंस आगे के एग्ज़ाम में भी हमें शायद पूछने की पॉसिबिलिटीज़ रहते हैं, तो आपको इन सारे क्वेश्चन से बहुत ही ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। इसका आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। आप लोग देख सकते हैं ये बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ये सिंगली अनुश्रुति, दीपवंश और महावंश के अनुसार ये चीज़ आप लोग नोट करिए, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। जैसे कि ये यहाँ से मतलब पता चलता है अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में ये मोगलीपुत्र 30, इसको आप लोग नोट कर दीजिएगा, की अध्यक्षता में तृतीय जो बौद्ध संगीति थी इन्हीं के टाइम पे हुई थी। ये लाइन आप लोग नोट कर लीजिएगा बढ़िया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तृतीय बौद्ध सभा, अगेन वही क्वेश्चन, पाटलिपुत्र। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था। कुशीनगर में। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है। ये हो जाएगा बौद्ध। त्रिपिटक आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, त्रिपिटक। और ये जो है ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है इनके सारे धर्म ग्रंथों में। और इनके ग्रंथ हैं ये विनय पिटक, नेक्स्ट है सूत्र पिटक और ये है अभिधम्म पिटक। और ये विनय पिटक जो ये संघ संबंधी नियम और दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार नियम को संग्रह है। और ये सूत्र पिटक जो है ये महात्मा बुद्ध के और उनके प्रिय शिष्यों द्वारा दिए गए उपदेशों का संग्रह है। और ये अभिधम्म पिटक जो है ये बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों के बारे में। यहाँ से भी क्वेश्चंस बने हैं तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कौन महायान बौद्ध धर्म और हीनयान बौद्ध धर्म के बीच मूलभूत अंतर का प्रतिनिधित्व करता है। इसका आंसर हो जाएगा देवी देवताओं की मूर्ति की पूजा करना। ये इसमें की सबसे बड़ी ये चीज़, ये इनमें बौद्ध धर्म और महायान और हीनयान इसमें का सबसे बड़ा डिफरेंस यही था कि ये लोग मतलब देवी देवताओं की पूजा करना एक लोग करते थे, एक लोग नहीं करते थे। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। ये जो बोध वृक्ष है इस पे देखिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा ने इसका एग्जैक्ट कोई आंसर नहीं दिया, तो आइए हम इसका एक्सप्लेन ही पढ़ दें।
ये कह रहे हैं कि बोधि वृक्ष वह नहीं है जिसके नीचे महात्मा बुद्ध ने बैठ के ज्ञान प्राप्त किया था। और ये हुइनसांग जी जो हैं ये कहते हैं कि उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट कर दिया था और इसके बाद इस स्थान पर कई और वृक्ष रोपित हुए और नष्ट हुए। वर्तमान जो ये वृक्ष है ये हम देख रहे हैं वो 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है, ऐसा हुइनसांग जी कह रहे हैं, और जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। ये मतलब इनका कहना है कि ये वो वृक्ष है ही नहीं, ये तो 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। और ये वृक्ष पूरी तरह से संरक्षित है और केवल इससे गिरी हुई पत्तियों को ही छूने एवं उठाने का अधिकार है। नेक्स्ट है चीनी यात्री शुंग यून ने भारत की यात्रा की थी। इसमें टाइम पूछ रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा 515 से 520 ईस्वी। और ये आए थे 518। तीन वर्ष तक ये भारत में रहे थे और बौद्ध धर्म की प्रतियों के साथ ही ये वापस गए थे अपने देश। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा कनिष्क। वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महाविनिष्क्रमण के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया था, सबसे पहले, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ये महाविनिष्क्रमण के बाद ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध अलार कलाम के आश्रम में पहुंचे थे जहां इन्होंने उनसे दीक्षा ली थी। अलार कलाम, ये इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा। और यहीं पर उन्होंने तपस्या भी की थी किंतु वो वहाँ पे संतुष्ट नहीं हुए थे, तो उन्होंने ये जो थे अलार कलाम, ये सांख्य दर्शन के आचार्य थे और अपनी साधना शक्ति के लिए विख्यात थे। तो इसका पॉइंट ये है कि अलार कलाम जो है इन्हीं से महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले दीक्षा ली थी। नेक्स्ट है कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा आत्मदमन। नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का महान केंद्र था बौद्ध धर्म के टाइम पे। नेक्स्ट है जैन धर्म। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा कुंडग्राम में, ये वैशाली के निकट। $599 AD, 599 AD। कुछ प्राचीन NCERT बुकों में महावीर स्वामी का जन्म जो है ये 540वीं ईस्वी है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, मतलब इसके हिसाब से आप लोग आंसर देख लीजिएगा। लेकिन जो ये NCERT जो नवीनतम जो संस्करण आ रहे हैं इसमें तो 599 ईस्वी पूर्व ही प्रकाशित हो चुका है। तो आप लोग मतलब यहाँ पे कहा जा सकते हो, आप लोग इस पॉइंट पे ज़्यादा फोकस करिएगा 599 AD तक। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था, जिसका हो जाएगा जमाली। और महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा पावापुरी। ये 527 ईस्वी पूर्व में 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में अपना ये शरीर त्याग दिए थे। ये भी पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा। और ये 24वें तीर्थंकर थे, ये भी चीज़। और ये बिहार जो है, बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित पावापुरी जैनियों का एक प्रमुख तीर्थ स्थल, ये भी पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा। महावीर जैन की मृत्यु
किस नगर में? तो इसका आंसर हो जाएगा पावापुरी। इनका मोक्ष स्थान मीन्स यही मृत्यु। निम्नलिखित में से कौन पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 14 पूर्व। त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा जैन धर्म। तीन रत्न सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था, सटीक क्रिया। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। आजीवक, इसका हो जाएगा मक्खली गोसाल। ये क्वेश्चन नॉर्मली हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आप लोग हाईलाइट करके रख लीजिएगा। इसके 100% चांसेस रहते हैं हाँ ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। नेक्स्ट है पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष। इसका हो जाएगा स्तुलभद्र। निम्न राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? इसका हो जाएगा खारवेल। जैन धर्म के प्रति इनका जो है भारी झुकाव था, मीन्स लगाव था। ये जैन धर्म को ज़्यादा मतलब प्रोत्साहित करना चाहते थे। ये चेदी वंशी, कलिंग के चेदी वंशी शासक थे। चेदी वंशीय, ये चीज़ आपको नोट करके रखना है। और ये भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया है। इसका हो जाएगा जृंबिक ग्राम। जृंबिक ग्राम। नेक्स्ट चैप्टर है शैव तथा भागवत धर्म। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? इसका आंसर हो जाएगा गुप्त। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? इसका आंसर हो जाएगा उत्तर भारत। नॉर्मल सी बात आप लोग देख सकते हैं कि हमारे नॉर्थ के पार्ट में कितना ज़्यादा साधु संत फेमस हैं और मतलब कितनी ज़्यादा इन पे ट्रस्ट किया जाता है। ये सारी चीज़ें हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट है 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व की राजनीतिक दशा। ये हम लोग आ जाते हैं ये मगध वंश वगैरह के बारे में। इसमें पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। तो इसका आंसर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एग्जैक्ट नहीं दिया, तो आइए इसका मेल है। इसमें दिया गया पाटलिपुत्र की स्थापना अजात शत्रु ने करी थी सोन नदी के संगम पर पाटली ग्राम में। और ये जो उदयन थी, ये पॉइंट यहाँ पर अच्छा है। इन्होंने मगध राज्य की राजधानी जो थी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था उदयन ने। ये चीज़ आप लोग नोट कर लीजिएगा। उदयन पाटलिपुत्र को किस शासक ने अपनी राजधानी बनाया? अगेंस्ट ऊपर के किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित करी थी? आप लोग देख सकते हैं ये बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखिए आप लोग फिर से वही क्वेश्चन। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? उदयन। गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था प्राचीन काल में? इसका हो जाएगा
उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए आइए देखते हैं क्या कहा जाता था। ये जो है मगध के नाम से जाना जाता था और ये तक्षशिला सिंधु और झेलम नदी के बीच स्थित था। चोल गोदावरी नदी के दक्षिण में स्थित था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व। मगध की राजधानी राजगीर का प्राकृत नाम क्या था। राजगृह। देखिए ये महाजनपद है और ये इसकी राजधानी है। इसको यहाँ पे मैच करना है। तो ये मल्ल जो है कुशीनारा, मल्ल की राजधानी कुशीनारा थी, कुशीनगर। अंग की चंपा थी, गांधार की तक्षशिला थी, वत्स की कौशाम्बी थी। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा लिच्छवी। गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली में। तो नॉर्मल सी बात है, वहाँ पर लिच्छवी वंश का शासन था, तो लिच्छवियों ने ये किया था। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में अगेन वही क्वेश्चन। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। राजगृह, गिरिब्रज इसी को कहते हैं। नेक्स्ट है मगध की प्रथम राजधानी, अगेन वही क्वेश्चन। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था। इसका अजातशत्रु जो थे ये हर्यक वंश के थे। ये चीज़ यहाँ पे नोट करने लायक है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में ये 16 महाजनपद की सूची देखिए, जो कि हैं अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार एवं कम्बोज। इसमें एकमात्र ये जो महाजनपद था अस्मक, ये दक्षिण भारत में स्थित था, बाकी सारे उत्तर भारत में स्थित थे। आप लोग ये जितने भी महाजनपद देखिए इसको याद कर लीजिएगा और ये पॉइंट में नोट कर लीजिएगा। एकमात्र महाजनपद जो दक्षिण भारत में था। और ये जैन ग्रंथ जो भगवती सूत्र है, इसमें भी 16 महाजनपदों की जानकारी हमको मिलती है। नेक्स्ट है प्रद्युत कहाँ का राजा था। तो इसका हो जाएगा अवंती। प्रद्युत। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था। ये देखिए यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस कि इनके डॉक्टर्स के बारे में भी पूछा जाता था। आप लोग इसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा बढ़िया से। इसका आंसर हो जाएगा जीवक। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश का शासन हुआ था। ये तो नॉर्मली हम लोग टीवी वगैरह पे हम लोग छोटे छोटे सीरियल्स देख के भी जान जाते हैं, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह का आता है, तो उससे तो साफ साफ पता चलता है कि हाँ मौर्य वंश का ही हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा मौर्य। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। इसमें दिया ही नहीं गया। चलिए इसका हम नीचे एक्सप्लेन देखते हैं। ये जो कलिंग के चेदी राजवंश के संस्थापक थे महामेघ वाहन नामक व्यक्ति थे और इन्हीं के नाम पे ये महामेघ वाहन वंश नाम भी पड़ा था। और इसके सबसे शक्तिशाली शासक खारवेल हुए थे। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है हाथी गुम्पा लेख के साथ।
नेक्स्ट है बराबर पर्वत श्रृंखला, ये स्थित गौरथागरी किसके द्वारा विजित की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा खारवेल। अंग जनपद की राजधानी थी। इसको आप लोग एक ट्रिक होता है कि लगभग ये चंपा नाम का एक फूल होता है जिसको जैसे अगर हम यहाँ पे इसे अगर रगड़ते हैं तो वो स्मेल मतलब अच्छी स्मेल करता है, महकता है। तो उस हिसाब से आप लोग इसे याद कर सकते हैं कि अंग पे ही मतलब चंपा मैक्सिमम अंग पे ही लगता है, तो ये इसका ट्रिक होता है। तो आप लोग इसको भूलिएगा मत, अंग जो रिलेटेड है चंपा से। नेक्स्ट चैप्टर है यूनानी आक्रमण। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? इसका हो जाएगा धनानंद। ये जो ना जेनोफोन, ये धनानंद को सबसे धनाढ़ व्यक्ति बताते हैं, और ये जो भद्रशाल थे ये धनानंद के सेनापति थे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मौर्य साम्राज्य, और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है सैंड्रो कोर्ट से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? इसका आंसर हो जाएगा विलियम जॉनसन ने करी थी। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने करी थी। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य।